सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि वो इंतकाम नहीं चाहते, लेकिन उनके साथ जो किया गया इसका हिसाब तो होना चाहिए, क्योंकि कौम के साथ ज्यादती करने वालों को वो मुआफ नहीं कर सकते। नवाज शरीफ ने कहा कि पार्टी रहनुमा और कारकुनों को उनके बेकसूर होने का यकीन था, लेकिन फिर भी ऐसा फैसला सुनाया गया जो दुनिया में मजाक बना। नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद मुसलसल सवाल पूछ रहे हैं कि जो दुख उन्हें मिले क्या इसका कोई मदावा है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के मुखालिफिन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जैसे नवाज शरीफ को धड़ाधड़ रिलीफ दिए गए, इनके मुकदमात खत्म हुए, नवाज शरीफ को जैसे बरी किया गया, ये मदावा नहीं तो और क्या है। मुखालिफिन के मुताबिक ये इंसाफ नहीं बल्कि डील का नतीजा है। पीपल्स पार्टी तो नवाज शरीफ को लाडला प्लस का खिताब भी दे चुकी है। ये इल्ज़ामात और खिताब अपनी जगह, एक सवाल अब भी जवाब तलब है कि क्या मुकदमात से बाइज्जत बरी होने के बाद अब नवाज शरीफ इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। नून लीगी रहनुमाओं का दावा है कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो गई, अब वो इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल हो गए। मगर कुछ माहिरीन कानून के मुताबिक हाई कोर्ट से तमाम मुकदमात में बरियत के बावजूद नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली फिलहाल बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से नोटिस लिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट करार दे दे कि पार्लियामेंट का कानून दुरुस्त है और वही लागू होगा तो नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म हो सकेगी, वरना इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म नहीं किया जा सकता। नाअहली की मुद्दत कुछ साल है या फिर ताहयात, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरखास्तें इकट्ठी करके सुनने का फैसला किया है। जनवरी में केस सुना जाएगा। केस लंबा चलेगा या फिर जल्द फैसला सुनाया जाएगा, इसी से आगाज़ करेंगे। माहिर कानून साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब हमें पाकिस्तान के एक बड़े कानूनदान हैं, और जनाब दोस्त मोहम्मद खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने भी हमें ज्वाइन किया है। अशतर औसाफ साहब, सर ये फरमाइएगा कि दो पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहे हैं। अगर नून लीग की बात की जाए तो वो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जी अब कोई नाअहली बाकी नहीं रही। एक दूसरा मौक़िफ़ है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो तय करेगा। सर आप क्या समझते हैं? देखिए, इसमें काफ़ी बातें हो चुकी हैं और ये नाअहली जो है ये 1F वाली जो नाअहली है, ये नाअहली नहीं है, अहलियत का होने के बाद नाअहली जो है वो 63 के तहत आती है। लेकिन कुछ जजमेंट्स में कहा कि 62 और 63 को मिला के पढ़ा जाएगा। तो नाअहली क्या है और ये किस तरीके से ये सिलसिला है वो समझने की जरूरत है। आइन में नहीं, और इनको डाला गया ये ज़ियाउल हक के दौर में, और ये मामला जो हैं लोगों को इलेक्शन से फिल्टर के जरिए बाहर रखने की तरीके से जी। ये जब मामला आया तो यूं हुआ कि इसमें कोई मुद्दत नहीं लिखी हुई नाअहली की जी। 62 में कहीं पे भी नहीं लिखी हुई जी। लेकिन जब 63 देखते हैं तो उसमें लिखी हुई है। मसलन 5 बरस की नाअहली है, अगर आप तौहीन अदालत में आपकी सजा हो गई हो, सजा चाहे टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट हो जी, नाअहली 5 साल है जी। इसी तरह अगर मर्डर है तो फिर 5 साल की आपको है। मॉरल टर्पिट्यूड का है, अगर 2 साल से ज्यादा की सजा है तो नाअहली जो है 5 साल की है। ठीक। तो ये जो मामलात हैं जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि मुद्दत कोई नहीं दी गई 62 1F वाली, तो हम तसव्वुर ये करेंगे कि ये दायमी है। अब जी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पार्लियामेंट ने तजवीज़ की होती सजा तो फिर उतनी हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ना उसको घटा सकता था ना बढ़ा सकता था जी। क्योंकि वहाँ थी नहीं कोई मुद्दत, तो तसव्वुर किया उन्होंने जी। ये नहीं कहा कि ये है, उन्होंने कहा हम तसव्वुर करेंगे कि ये दायमी है। पार्लियामेंट के पास हक हासिल है कि वो कानून बनाए, आइन बनाए, ठीक, उस पर तरमीम कर सके, जी जी, सजाएं तजवीज़ करे, उनको बढ़ाए या घटा दे। जी जी। अब देखें नैब के कानून को आप अच्छा। बढ़ा दिए और फिर उसके बाद आपने चेंज किया और घटा दिया। जी तो सर 232 में
सर ये मैं amendment आपकी करके इजाज़त से किया। सर मैं दोबारा आता हूँ, इसी पर हम और आपके का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो केस चल रहा है उस तक क्या पोजीशन है। दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, सर ये फरमाइएगा कि एक इसका सियासी पहलू भी है। अब मिसाल के तौर पर आप वज़ीर आला पंजाब भी रहे, एक शख्स पर इल्ज़ाम लगता है और उसका जुर्म साबिती हो जाता है, वो सज़ा भी भुगत लेता है, उसके बाद वो दोबारा आ जाता है। कोई तो बैंक में भी इस तरह मुलाजिम नहीं रखेगा जहाँ पर करोड़ों रुपए का खेल होगा, यहाँ तो अरबों खरबों का है। तो क्या सियासी तौर पर आप समझते हैं कि इसका कोई नुकसान होता है या नहीं? कि कहा तो यही जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट से सज़ा उनको हुई, ताहयात नहली हुई, वो रिवर्स तो नहीं हो सकती। अब हाँ, ये कानून बनाकर ये कर दिया कि हाँ जी ताहयात नहीं है, लेकिन आप मुजरिम ज़रूर थे सुप्रीम कोर्ट की नज़र में और वो हमेशा रहेगा वो दाग। खोसा साहब जी, बड़ी मेहरबानी उसामा साहब। देखिए जी, लॉ के ऊपर तो अथॉरिटी है अख्तर साहब। आई हैव ऑल माय रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड उनके जो एक अथॉरिटी है उस पर मैं चैलेंज नहीं कर सकता उनको। बट जो आपने सियासी पहलू की बात की तो जरूर उस पे सवालात जो हैं वो उठ चुके हैं, उठेंगे नहीं, उठ चुके हैं। आप ही के प्रोग्राम में मैंने कई दफा इस चीज का जिक्र किया है, इस अमर का जिक्र किया है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ तब हुआ, यानी 16-17 ऑनवर्ड्स जो उनके साथ हुआ, या वो गलत था और या जो आज हो रहा है वो गलत है। अगर तब वो मुल्जिम थे और फिर मुजरिम ठहरे तो फिर आज वो किस तरह से क्लीन चिट्स ले रहे हैं? और जिन्होंने उस वक्त उनको मुजरिम ठहराया था, जिन इदारों ने उस वक्त उनके खिलाफ केसेस जो है वो फाइल किए और फिर उन केसेस में वो मुल्जिम से मुजरिम हो गए, क्या उन इदारों के उन एहलकारों, अफसरान और सरबराहान के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? या जो आज उनको क्लियरेंस दे रहे हैं उन मुकदमात में से जी, क्या इस चीज की इंक्वायरी होगी कि वो किन बेसिस के ऊपर उनको क्लियरेंसेस दे रहे हैं? या उनको मियां नवाज शरीफ का चेहरा पसंद आ गया और किसी का चेहरा उनको न भाया, इस वजह से उनकी क्लियरेंसेस हो रही हैं? यू सी, इट इज बिकम अ जोक नाउ। जी, यहाँ पे छोटे छोटे डिफॉल्ट्स के मुकदमों में, यानी कोई बिजली हो गई, कोई बैंक का छोटा सा डिफॉल्ट हो गया, उसमें आधे आधे खानदान जो है वो उठा के और थानों में और जेलों में भेज दिए ऑर्डिनेंस जाते आ हैं। गया खोसा साहब, सदर ने ऑर्डिनेंस पे दस्तखत कर दिए हैं कि बिजली चोरी पर एफआईआर होगी। अब वो बेचारा 100-200 के भी जी, बिजली मैं चोरी वही करेगा अर्ज कर रहा हूँ ना जी, बिल्कुल सही कह रहे उन्होंने तो ऑर्डिनेंस जारी किया, लेकिन ये प्रैक्टिसेस तो अरसा दराज से शुरू हैं कि जो डिफॉल्ट करते हैं बिजली के केसेस में, या जो डिफॉल्ट करते हैं गैस के अदम अदायगी में, या जो बैंक्स की अदम अदायगी के अंदर जो है डिफॉल्ट कर जाते हैं, उनके तो आधे खानदान जेलों में पड़े हुए होते हैं। जी, यहाँ पे इतने संगीन किस्म के इल्जामात इनके ऊपर ना आपने लगाए, ना मैंने लगाए, ना अख्तर साहब ने लगाए। जिन इदारों ने लगाए उन इदारों की कोई हस्ती और हैसियत तो थी ना, जी, और उन्होंने कुछ बेसिस तो बनाई थी जिन बेसिस के ऊपर जो है मियां नवाज शरीफ को राइटली और रॉन्गली कन्विक्ट किया गया। और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क से बाहर चले गए। जी। तो अब इस मजाक को कौन बर्दाश्त करे? करना तो बिल आखिर अवाम नहीं है और अवाम बर्दाश्त कर रही है जी। अब रिएक्शन अगर अवाम का आपने गेज करना है तो वो रिएक्शन तभी आएगा जब इलेक्शंस होंगे। जी जी। उसमें वो अगर इस सारे अमल को सही समझेंगे तो उसका रिएक्शन भी आपके सामने आ जाएगा। अगर वो इस सारे अमल को गलत समझेंगे तो उसका रिएक्शन भी आपके सामने आ जाएगा। ये तो फिर अब वक्त ही प्रूव करेगा ना जी। बट जो कुछ हो रहा है दैट इज नाउ बिकम अच्छा तो कंट्री एंड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अख्तर साहब आपको तो अथॉरिटी मान लिया खोसा साहब ने कानूनी मामलात में। ये फरमाइएगा सर कि जो सुप्रीम कोर्ट का इस पर रिटन ऑर्डर भी आ गया है, इसके बाद आप समझते हैं कि इंतज़ार ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कि वाज़ेह हो जाए इलेक्शन एक्ट का मामला चलेगा, या सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है कि ताहयात नाअहली है वो चलेगा, या इसकी ज़रूरत नहीं है और अभी ही मियां नवाज शरीफ साहब अहल हो चुके हैं? जी मैं अर्ज कर रहा था कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया हो और पार्लियामेंट ने उस वर्डिक्ट को ओवरटर्न करने के लिए या उसको नलिफाई करने के लिए कानून बनाया हो। कस्टम्स एक्ट में तरमीम करके नलिफाई किया गया। अल-समरेज नाम का एक केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, उसको ओवरटर्न किया और वहाँ लिखा हुआ नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी जजमेंट ऑफ दिस एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये एक मुरवजा तरीका है और ये दुनिया में है। किसी भी मुल्क में पार्लियामेंट जो है
वो उसकी बालादस्ती को तस्लीम किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट्स भी जो है वो कानून की ना तरमीम कर सकती हैं, ना उसमें एडिशन कर सकती हैं, सिर्फ उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकती हैं। अगर ना अहलियत या अहलियत की कोई मुद्दत नहीं है तो कोर्ट ने कहा कि जनाब चूंकि मुद्दत मुअय्यन नहीं है इसलिए हम समझेंगे कि ये दायमी है। अब जब मुअय्यन कर दिया 232 इलेक्शन एक्ट 2017 में तो फिर वही तस्वर होगी, इसलिए वो जो जजमेंट है उसका इफेक्ट नलीफाई हो गया। सर अगर मैं सही समझ पाया हूं जो आप बात फरमा रहे हैं कि अब ये जो सुप्रीम कोर्ट अभी केस देख रहा है इसकी अब फाइनल वर्डिक्ट की जरूरत नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब अहल हो चुके हैं। जब तक कि 232 सफाए कानून के ऊपर मौजूद है, सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब नहीं, तमाम वो हजरात जो कि नाअहल करार दिए गए थे 62(1)(f) के तहत, वो अब अगर 5 साल गुजर चुके हैं तो उनकी नाअहली अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, अच्छा। और उनमें से एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ चुका है फैसल वाडवा साहब का जी, उसमें भी उनको 62(1)(f) के तहत ही नाअहल किया गया था। ठीक है, अच्छा। और उनको भी कहा गया कि वो सिर्फ इस इलेक्शन की हद तक नाअहली होगी। जी ठीक है सर। अच्छा, अब खोसा साहब जो आप बात कर रहे थे कि अगर इदारों ने ये सब किया, उसमें हम सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, नैब का रोल है, उसमें GIT थी, उसमें कई इदारों के अफसरान थे, हसास इदारों के थे, FIA के सब थे। तो अब कहा जाता है और रिपोर्टेड है, बड़े जो मुस्तनद रिपोर्टर्स हैं उन्होंने ये बात कही है कि 1 अरब रुपया सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के केस पे लगा। तो अब मियां साहब तो कह रहे हैं कि मैं एहतसाब तो चाहता हूँ, इंतकाम नहीं, लेकिन एहतसाब तो होना चाहिए, हिसाब होना चाहिए। उन्होंने जनरल राहिल शरीफ का, जनरल बाजवा साहब का नाम ले दिया है कि जी मैंने तो उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं की। तो आप समझते हैं कि अगर उनको अब फिर गवर्नमेंट मिलती है तो फिर उनको वाकई दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए? वो तो कारगिल के इशू को भी लेकर आए हैं, 93 की भी वो बात कर रहे हैं, वो तो पीछे तक का सारा केस ले जा रहे हैं। उसामा साहब, गुजारिश ये है कि अगर असूली तौर पे बात की जाए तो फिर चाहे मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो या चाहे किसी और की हो, वन शुड कॉल स्पेड अ स्पेड। फिर इस मुल्क को अगर सीधी राह पे लेके चलना है और डगर पे लेके चलना है, फिर सही को सही कहना पड़ेगा और गलत को गलत कहना पड़ेगा। अगर मसलहतों के तहत चलना है तो फिर मसलहतें पहले भी रही, फिर भी रहेंगी। कौन से आर्मी चीफ के खिलाफ, माँ सिवा परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ, वो भी उनकी अदम मौजूदगी में मामला जो है वो चलाए गए। क्या ये साजिशें खाली राहिल शरीफ साहब ने और बाजवा साहब ने की, उससे पहले साजिशें नहीं हुई? मोहतरमा शहीद के खिलाफ जो साजिशें हुई 2 टेन्योर्स के अंदर, वो किसने की थी? मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो 2 साजिशें हुई वो किन्होंने की थी? उनके कौन से पहाड़ खोद लिए जो अब खोदे जाएंगे? गुजारिश ये है कि ये सारे आपकी मेरी कंजम्पशन के लिए बातें होती हैं। देखें, अब अगर अल्लाह ताला उनको इक़्तिदार सौंपे, उनको सौंपे या किसी और को सौंपे, मियां नवाज शरीफ का भारत पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में एक नाम तो है बहैसियत लीडर जी। वो चाहे पार्लियामेंट में हो या चाहे वो पार्लियामेंट में ना हो, अगर उनके साथ ज्यादती हुई है तो फिर जो भी गवर्नमेंट हो जी, उसको चाहिए कि उनकी ज्यादती का जो है हिसाब ज्यादती करने वालों से ले और उसमें वो अपना पूरा किरदार, अपनी सफाई पेश करें और अपना पूरा किरदार अदा करें। ठीक, तो अशरफ साहब और सही तरीकाकार तो यही है। बिल्कुल ठीक है। अशरफ साहब, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? मियां साहब तो नाम ले रहे हैं, फॉर्मर जनरल्स के नाम ले रहे हैं, जजेस के भी नाम ले रहे हैं, नैब के लोगों के भी नाम ले रहे हैं जिन्होंने सब केस बनाए। अब तो एक तरमीम भी की गई थी कि जी अगर गलत केस बनाया तो उसमें नैब के एहलकार को भी सजा होगी। तो क्या ऐसा कोई मुमकिन है या ये उनकी बस एक सियासी ख्वाहिश है? दोस्तों साहब ने जो बातें की है वो उनकी न सिर्फ उनकी आवाज़ है, मेरा ख्याल है पूरी कौम की यही आवाज़ है कि जो भी लोग इस मुल्क की जड़ें, इसकी इमारत, इसकी तशख़्ख़ुस को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है, सबको कैफिर किरदार पहुंचना चाहिए और अज़हर ज़रूरी है। क्या अगर जब मियां नवाज शरीफ साहब को खिलाफ पहले नैब के केसेस बनाए गए थे परवेज मुशर्रफ के दौर में और वो ख़त्म हुए, क्या ही अच्छा होता कि वो दावा दायर करते जो कि उनको मशवरा दिया गया था मलेशियस प्रोसिक्यूशन का, और भी लोग दावे दायर करते, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी दावे दायर करते, और जिस तरीके से इमरान खान ने दशनाम तराजी की, उनके खिलाफ भी अगर ये सब लोग दावे दायर करते
से इनकी हद तक भी हुई, इनकी जो है टेन्योर भी ख़त्म किया गया और ये सब कुछ। तो शायद आने वाले यानी अब जो हुआ है इसकी हम ये बात ही ना कर रहे होते। अच्छा, अर्जत ज़रूरी है। सही। और मैं कहूँगा कि कोई एक ऐसा कमीशन बैठना चाहिए जो कि हाई पावर्ड कमीशन हो, ठीक, जो इन सारे मामलात को देखे, और चाहे वो मियां नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई और बहुत ज्यादा ज्यादती हुई, और जी जी, ग्लोबली ये बात मानी जाती है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, बल्कि तमाम उन लीडरान के साथ जिनके साथ ये जुडिशल मर्डर वाली बात ठीक और है, बाकी जो बातें हैं वो आया हों। सही। और अच्छा, एक बहुत जरूरी और बात है, वो ये है कि ये जो है ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, अभी तो दो पार्टीज के दरमियान हुआ था, ये सब पार्टीज को इस पर दस्तखत करने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब खोसा साहब, चूंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र हो गया तो वो एक दोबारा केस वो खोला जा रहा है, लेकिन जो केस पहले से मौजूद हैं, IJI का केस, असगर खान केस, उसमें 14 करोड़ रुपया, और उस वक्त 1990 में 14 करोड़, आज का पता नहीं कितना होगा, अरबों रुपया तो यकीनन होगा कम अज़ कम। तो वो एक केस है, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। किस तरह से जनाब मुख्तलिफ जमातों में रकम तकसीम की गई, उसमें मियाँ साहब का भी नाम आया था। तो हमारे यहाँ तो इस तरह के केस अगर किसी ने किए भी तो वो दुनिया से चले गए, फैसले आ गए, अमल दरामद नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाएगा? ये तो आपने बड़ी एक दिलचस्प बात की जी। 1988 के इलेक्शंस के बाद एक मुखालिफ कैंडिडेट ने मेरे वालिद साहब के खिलाफ एक पिटीशन दायर की थी जो 1998 में आके डिस्पोज हुई। तो इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के मामला जो यानी 3 टेन्योर्स गुजर गए थे, उन 3 असेंबलीज गुजर गई थी, उसके बाद जाके वो डिस्पोज हुई, जिस हवाले से भी हुई। तो इस मुल्क में तो अनफॉर्चुनेटली ये मामला रोज आपके हमारे सामने आते रहते हैं, और आई होप दैट अशरफ साहब विल बेयर मी आउट कि नस्लें जो हैं सिविल केसेस के अंदर तो नस्लें तबाह हो जाती हैं, रुल जाती हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर खाते हुए। यू सी, या सुओ मोटो नोटिस लिए जाते थे विदाउट एनीबडीज परसूअल, विदाउट एनीबडीज पिटिशन, सुओ मोटो नोटिस लेके, और बड़े बड़े इश्यूज जो हैं उनको टेकअप कर लिया जाता था हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। आपको वो वक्त भी याद होगा। जी जी। और फिर बड़े बड़े केसेस जो हैं वो आज तक जो है वो इशात के और परसूल के जो है वो इंतजार में है कि कोई उनको परसू करे, कोई उनकी कोई इशात हो, कोई उनकी तफसील जो है वो लोगों के सामने आए जी। तो जहाँ पे आप पार्लियामेंटेरियंस को उसामा साहब कसूरवार ठहराते हैं कि जी पार्लियामेंटेरियन ये करते हैं, पार्लियामेंटेरियंस वो करते हैं, जरा एक निगाह जो है वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ भी दौड़ा दें, एक निगाह जो है आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी तरफ भी दौड़ा लें, और सबसे बड़ी निगाह जो है आप अपनी जुडिशरी की तरफ भी दौड़ा लें कि अगर इन सारों के किरदार अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त हो जाएं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के 70% मसाइल जो हैं वो ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। और साहब आपने फरमाया कि चार्टर होना चाहिए, सबको दस्तखत करने चाहिए। सर, आइन से बड़ा चार्टर कौन सा होगा और उससे बेहतर चार्टर कौन सा होगा, उस पर ही अमल नहीं हो रहा। अभी 90 दिन से ऊपर चलते चले गए इलेक्शन, ये भी नजरिया ज़रूरत ही चल रहा है। एक निगरान सेटअप है जो ऐसे फैसले कर रहा है, कानून साजी तक वो कर रहा है जो नहीं कर सकता। सैकड़ों अरब रुपए के फंड्स के इजरा का वो काम कर रहा है जो वो नहीं कर सकता निगरान सेटअप। तो सर, जब आइन ही कुछ नहीं रहा हमारे मुल्क में तो जितने मर्जी चार्टर कर लें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ था, उसका क्या बना, आगे करते चले जाएं। बहुत अच्छी बात की आपने। वाकई जो है आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, चार्टर्स के ऊपर अमल दरामद करना होना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। और इसमें जो तरीक़ाकार होगा वो कुछ यूँ होगा कि आप अपनी अदलिया को रोबस्ट बनाएं, आप अपनी अदलिया को इस तरीके से तश्कील नौ करें इसकी कि ये मामलात को जो है वो फैसले की तरफ लेके जाए, इल्तवा की तरफ ना लेके जाए। याद रखिए कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं इनका जवाब उस पेपर पे होता है जो वोट जिस पर छपता है। इनका जवाब उन औराक पे नहीं होना चाहिए जो कि PLD में या कानून की किताबों में या ये इसकी ज़ीनत बनते हैं। जजमेंट की पेपर पे नहीं, वोट के पेपर पे होता है। और ये उसी सूरत में मुमकिन होगा
जब आपका जुडिशल सिस्टम जो है उसको रीवैम्प किया जाए। सही। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी अब सामने से आता है, और मुझे लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं इस मामले को आगे लेकर चलेंगे। अच्छा। और जुडिशल सिस्टम को रीवैम्प करेंगे। अच्छा, उसी में हमारी निजात है। अच्छा, ये हमारा जुडिशल सिस्टम जो निज़ाम है हमारा 129 नंबर पर है 140 ममालिक में से, तो इसको बेहतर करना है, लेकिन अभी तक 70-75 साल में नहीं हो सका। खोसा साहब, एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि जब फैसला देने का वक्त होता है उस वक्त फैसला नहीं हम देखते, चाहे मुशर्रफ साहब का कू हो, उससे पहले हम देख लें जितने भी हमारे केसेस रहे, जबर में नहीं होते, उसके बाद 5 साल बाद फिर होता है अच्छा जी वो तो फैसला ही गलत था। तो अभी भी रिविजिट जरूर हो रहे हैं पुराने, लेकिन जो अब अगर कुछ गलत हो रहा है तो फिर हम उसके लिए 5 साल या 50 साल इंतजार करेंगे। आपने मुशर्रफ साहब के दौर की बात की, तो मुशर्रफ साहब को तो इन्हीं कोर्ट्स ने वैलिडेशन दी, उनकी मौजूदगी, और जो उन्होंने कू किया उसको वैलिडेट इन्हीं कोर्ट्स ने किया था। उन्होंने चंद साल की जो है कोर्ट से मोहलत मांगी, कोर्ट्स ने उनको उनकी ख्वाहिश से भी ज्यादा की मोहलत दे दी। तो ये मैंने तो नहीं किया था, ना इन्होंने वकला ने किया था, ना पार्लियामेंट ने किया था, ना सिविल सोसाइटी ने किया था। ये वैलिडेशन जिन्होंने की उनको तो उनसे सवाल पूछना चाहिए था और उनका जवाब लेना चाहिए था। किसको आज तक कटहरे में खड़ा किया गया इस तरह के फैसले देने पे? सियासतदानों को तो कटहरों में खड़ा कर दिया जाता है छोटी बड़ी उनकी गलतियों की वजह से, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेला, जिन्होंने पाकिस्तान के आईन को जो है वो पैरों तले रौंदा है प्रेशर्स में, अपनी जाती ख्वाहिशात पे, पसंद नापसंद पे, उनसे किसी ने आज तक कोई सवाल किया है? कोई आर्टिकल 6 के खिलाफ के तहत किसी के खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है? सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर यही ब्यूरोक्रेसी, फिर यही सियासतदान जो है वो मसलहतों के शिकार हो जाते हैं। ना वो मामलात बना के चलते हैं आगे, ना सियासतदान उस पर अमल करते हैं। और जुडिशरी अपनी जगह पे, सियासतदान अपनी जगह पे, बाकी सारे अपनी अपनी जगह पे। सफर तो फिर मुल्क करता है, मुल्क का निजाम करता है। खोसा साहब, आज आप समझ रहे हैं कुछ बेहतर चल रहा है? आज भी मैं आपको अर्ज करूं कि मैं एक छोटी सी मिसाल आपको यूं देता हूं कि अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान में डिलिमिटेशन हुई है और उसके ऊपर 30 तारीख को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले जारी कर दिए और तकरीबन तमाम ने वो फैसले जो है वो पार्टी सतह के ऊपर जो है उनको कबूल कर लिया कि जी जिस सूरत में भी हो इलेक्शन होना चाहिए, चाहे हल्के यूं हो चाहे वो हो, कोई और मुल्क तो नहीं मिला के दे रहे ना उन हल्कों में, वो हल्के ही होंगे, थोड़े बहुत इधर या थोड़े बहुत उधर। एक पटिशनर की वजह से जिसने हाई कोर्ट में पटिशन की, उसकी वजह से वो मामला फिर से इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया कि आपने जो फैसले किए थे उन फैसलों पे आप नजरसानी कीजिए। अब देखें, अगर इस तरह से निजाम चलना है, यानी किए हुए फैसलों पे भी नजरसानी होनी है, तो फिर मियां नवाज शरीफ को भी क्लियरेंस मिल जाएगी नाअहली के हवाले से। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त महमूद खोसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर-ए-आला पंजाब, और जनाब अशतर औसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल आईनी और कानूनी माहिर, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ अपडेट्स का वक्त है, उसके बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला आया फौजी ट्रायल्स के खिलाफ, और इस फैसले को कलअदम करार दे दिया 6 रुकनी बेंच ने। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने 5-1 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट के ही 5 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया, जिसमें फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार दिया गया था। सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता, ये 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था। उसके बाद फिर 6 रुकनी बेंच बना और उसमें ये फैसला दिया गया कि ये जो फैसला हुआ था कलअदम करार देने का फौजी ट्रायल्स का, इसको मुअत्तल किया जाता है और मशरूत किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जो फाइनल डिसीजन जो भी आएगा इस 6 रुकनी बेंच का, उससे। इसी बारे में हम बात करेंगे। याह्या फरीद साहब माहिर कानून हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। याह्या फरीद साहब, इसमें दिलचस्प बात भी हुई है, जस्टिस सरदार तारिक साहब जो हैं वो इसकी सरबराही कर रहे थे और उनसे कहा गया कि जी आप पर एतराज़ है, जो एक दरख्वास्त गुजारा है साबिक जस्टिस ख्वाजा साहब, तो उस पर उन्होंने कहा जी मैं तो अलग नहीं हो रहा, आगे चलें। बहरहाल उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता रहा, लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये बाद में डिक्लेयर करती है कि नहीं ट्रायल हो सकता, क्योंकि उन्होंने कहा जी फिलहाल मुअत्तल है जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जा सकता, अगर फाइनल डिसीजन तो आया कि बिल्कुल ट्रायल हो सकते हैं तो फिर तो ये ट्रायल जो चलते रहेंगे वो तो हो गया फैसला। अगर कहा जाता है कि नहीं, तो क्या दोबारा से फिर ट्रायल होगा? देखें, पहली वाली बात का मैं आपको जवाब दे दूं। देखें, आज जिन एप्लीकेशन चीफ जस्टिस
जवाद ख्वाजा साहब ने ही फाइल की है। अगर आपको याद होगा तो ये तारीख के साथ वो चीफ जस्टिस है जिनके सामने सबसे ज़्यादा इस तरह की एप्लीकेशंस फाइल होती थी कि आप रेस्क्यू कर लें बेंच से। अगर आपको याद हो तो जो मीडिया ग्रुप के वो केसेस सुनते थे जिनसे उनकी रिश्तेदारी थी या वाकफियत थी, और वकील एप्लीकेशन फाइल कर देते थे कि आप रेस्क्यू कर ले, तो जस्टिस जवाद ख्वाजा के बड़े जुडिशल ऑर्डर्स आते थे, बड़े बड़े जुडिशल ऑर्डर्स कि क्यों जजेस को इस तरीके से रेस्क्यू नहीं करना चाहिए अपने आप को। उसी तरीके से बैरियर टाउन का केस ले ले, और भी बहुत से केसेस है जिसके अंदर जवाद ख्वाजा ने रेस्क्यू किया था, अपने रिफ्यूज किया था रेस्क्यू करने से। तो या तो फिर जस्टिस जवाद ख्वाजा ओपनली एडमिट कर ले कि उनके जो पास्ट के जुडिशल ऑर्डर्स थे और जो जुरिस्प्रूडेंस उन्होंने सेटल की थी जजेस के रिफ्यूजल पे रेस्क्यू करने से वो गलत थी, या वो ये एप्लीकेशन वापस ले ले। मेरे ख्याल में उस एप्लीकेशन की कोई सेंस नहीं बनती। वो खुद कह चुके हैं कि ये जजेस का अपना फैसला होता है, ये उनकी डिस्क्रेशन होती है कि क्या वो फैसला राइट या रॉन्ग के अंदर उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं या नहीं। तो ये तो मेरा पहला सवाल हो गया। देखिए, दूसरा मेरा मानना यह है कि आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं है। ये जरूर एक अच्छा फैसला है, ये एक रिस्टोरेटिव फैसला है। पाकिस्तान की जो जुडिशल हिस्ट्री है, जो जुरिस्प्रूडेंस है, उसमें ये एस्टैब्लिश बात थी कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है अगर वो पैरामीटर्स में फॉल करते हैं। जो लास्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उससे सिर्फ उस जुरिस्प्रूडेंस के अंदर एक डिस्टॉर्शन आई थी। इट वाज नॉट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर जुरिस्प्रूडेंस। और आज का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, यकीनन वो एक इंटरिम ऑर्डर है, लेकिन उस ऑर्डर ने रिस्टोर किया उस पोजीशन को जिस पोजीशन पे हमेशा हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी हाई कोर्ट्स रही हैं और एस्टैब्लिश, जिससे ब्रिगेडियर एफ.बी. अली का केस है, मुश्ताक अहमद का केस है। तो आज का जो फैसला है वो ज़रूर खुश आइंद है, लेकिन वो एक रिस्टोरेटिव फैसला है। और उससे देखिए 103 लोग जो फौज की हिरासत में है, देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें से बहुत से लोग बेगुनाह भी होंगे, बहुत से लोग हैं जिनकी सजाएं कम भी होंगी, लेकिन ये जो सारा कुछ हो रहा था और हायर कोर्ट्स के अंदर अपीलें चल रही हैं, इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हो रही है, उससे आपने उनका एक्सेस टू जस्टिस जो फंडामेंटल राइट है वो आप उसका वायलेट कर रहे थे, क्योंकि प्रोसीडिंग्स रुकी हुई थी। तो आज का जो फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्रोसीडिंग्स करें और जब तक हम हतमी फैसला नहीं देते आप अपनी प्रोसीडिंग्स को जारी रखें। देखिए, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मिलिट्री कोर्ट के अंदर ये नहीं है कि एक फौजी अफसर जो है वो शाम को बैठ के एक ऑर्डर लिखेंगे और उसके बाद फैसला हो जाएगा। एक प्रोसीजर और प्रोसेस मिलिट्री कोर्ट पे भी एप्लीकेबल है। उसमें कानून शहादत अप्लाई करता है, उस पर सीआरपीसी अप्लाई करता है, विटनेसेस की टेस्टिमनीज है, एविडेंस गैदरिंग है, आर्ग्यूमेंट्स है, एक्यूज्ड की स्टेटमेंट है, उसके बाद एक जज ने डिसाइड करना होता है। तो ये आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे ये है कि एटलीस्ट वो जो प्रोसीजर है और वो जो पूरा प्रोसेस है वो मिलिट्री जो है वो पूरा कर सकती है, और इट्स अ टाइम टेकिंग थिंग। और उसमें बहुत से लोग बेगुनाह साबित होंगे, बहुत से लोगों की सजाएं बहुत थोड़ी सी निकलेंगी, कुछ ही ऐसे अनासिर होंगे जिनको आप सख्त से सख्त सजाएं देने चाहेंगे जी। तो आज के फैसले जी अच्छा, ये एक चीज़ ये भी है कि इसमें 7 माह से ये ट्रे हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो रुक गए, जब पिछला फैसला आया तो उसके बाद वो वहीं रुक गए, या ये अब वो वहाँ से दोबारा शुरू होंगे, तो इसमें तो और प्रोसेस या ऐसा देर लग जाएगी अब इसमें? देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर तो जनरली भी जो प्रोसेस है वो आपकी नॉर्मल कोर्ट से शायद निस्बतन बहुत ही कम टाइम में फैसले हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल कोर्ट्स हैं उसके तो प्रॉब्लम्स ही स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। तो वहां पे तो अगर आपको लगता है कि 1 साल में भी फैसला होगा तो वो गलत है। और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में एक्यूज लोगों ने फाइल की एप्लीकेशन कि हमें आम अदालतों में ना भेजें, बिकॉज इस तरह तो हम अभी बड़ा देर अदालतों में ही जाते रहेंगे, हमारा मिलिट्री कोर्ट में फैसला कर दे जो फैसला करना है। अच्छा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन ने भी हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहेंगे ये सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से कि अब इसमें 104 लोग हैं जिनका इस वक्त ये ट्रायल चल रहा है, और एक तरफ हम देखते हैं कि ज़ाहिर है कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतें भी हैं, वहाँ भी बहुत से लोग हैं, शायद उनकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा है, सैकड़ों या हज़ारों में है, उनका केस चल रहा है, और कुछ उनमें से ये हैं कि जिनका कहा गया कि यहाँ पर फौजी ट्रायल होगा। तो अब एक पैरेलल दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, जिसमें आई थिंक एक तो खुश आइंद है कि जो कम से कम कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल रहेगा। दूसरा थोड़ा सा समझ जाते हैं, ऑल्दो आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, लेकिन जो ब्रिटिश कॉमन लॉ है 1880 की दहाई का बना हुआ है, जिसके तहत आपकी प्रॉक्सी और पूरा स्ट्रक्चर जो जुडिशरी का और आपके काफी सारे कवानीन हैं। एंड वी आर नाउ इन 3rd decade ऑफ 21st century। एक तो इन एनी केस रिव्यू की जरूरत है, इसमें डेफिनेटली पार्लियामेंट का रोल है, लेकिन आप हालात देख लें भी सोशल मीडिया के जरिए, और ट्रंप ने जो है असॉल्ट करवा दिया स्टेट का, या 9 मई का जो वाकया हुआ है। सो स्टेट्स हैव टू एडजस्ट, एक तो ये है टू कट इट शॉर्ट। बाकी जो है जो मोराल है डिस्पाइट के ऑल एफर्ट से आर्मी का या जवान का या ऑफिसर का
इस तरीके से डाउन नहीं था कि बड़ा इम्पैक्ट आ रहा था कि जी हम पकड़े, फर्ज करें भी कल जो अटैक हुए जिसमें हमारी भी शहादत हुई, 26-27 दहशतगर्द मारे गए, 6 पकड़े जाते तो कौन सी कोर्ट में जाते, और फिर एक ड्रामा शुरू हो जाता है। आपको पता है जिस तरीके से हमारा लीगल सिस्टम है, वकला है, बाकी जो सिविल कोर्ट्स का जो हाल है, मतलब देयर आर आई थिंक 25 लाख केस पेंडिंग है इस वक्त जूनियर अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और ये बिल्कुल कोटेड फिगर है 22 से 25 लाख। इमेजिन कि अभी इसके अंदर आप फिर ये वाले ऐड करना शुरू हुए तो फिर तो एक लंबी लाइन लग जाती है। ये भी रियलाइज होना चाहिए कि एफिशिएंसी कितनी है सिस्टम में। बाकी जो है इसके अंदर सेलिब्रेट किया गया था जब ये पिछला डिसीजन आया, उसमें टीटीपी ने किया, उनके सोशल मीडिया देख लें, इसके अलावा हमारी माशाल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी थी, एंड देन इंडिया और फिर अफगानिस्तान, कि ये अभी खुली छूट मिल गई है, जो मर्जी करे, मैक्सिमम क्या होगा पकड़ के ले जाएंगे, उसके बाद फिर हम या तो छुड़वा लेंगे। देन देयर प्रेशर ऑन जजेस, आपको याद होगा जब स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी, क्यों बनी थी, जब एपीएस वगैरह का हुआ था कि बिकॉज जजेस रिस्क नहीं लेते थे, उनको थ्रेट किया जाता। तो आई थिंक पाकिस्तान वैसे ही स्टेट ऑफ वॉर में है, और इसमें इन एनी केस, और ये कोई नया लॉ तो है नहीं, 56 से चीजें चल रही हैं, उसकी प्रोविजन इसलिए रखी गई थी, और ये हर जगह ही यूनिवर्सल है। आप इंडिया में चले, इसकी फॉर्म डिफरेंट होगी, लेकिन इट इज यूनिवर्सल, बांग्लादेश में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसमें तो याया फरीद साहब, एक तो दहशतगर्दी का मामला है, उनको तो सख्त से सख्त सज़ा होनी ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हो या फौजी अदालतों में हो, जिसमें भी उनका ट्रायल होना चाहिए। लेकिन इसमें तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम 3 साल की सज़ा का कहा है अटॉर्नी जनरल ने, और उस पर जजेस ने भी पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि 3 साल की, उन्होंने कहा शायद इससे भी कम सबको सज़ा होगी। तो ये उस तरह के संगीन जराइम के तो नहीं है केसेस। अब इसमें जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया 22 से 25 लाख अगर केसेस हमारे हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की हमने अदालतें बना दी, तो वो तो जितनी भी अदालतें बनाते चले जाएं वो तो नाकाफ़ी फिर नज़र आ रही हैं। तो क्या इस तरह जितने भी इस तरह के केसेस हमें नज़र आएंगे, एक हम कोर्ट मार्शल का भी देखते हैं, वो भी निज़ाम है, तो ये ना हो कि हम बर्डन करते चले जाएं फिर अपनी फौजी अदालतों को भी। नहीं, देखिए बर्डन तो नहीं होती। स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स तो इनफैक्ट जो आपके ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स के ऊपर बर्डन होता है उसको कम करने के लिए बनाई जाती हैं, और ये दुनिया भर में ये किया जाता है। इट्स पाकिस्तान इज़ नॉट द ओनली एग्जांपल। इनफैक्ट इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज के अंदर भी स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स बनाई जाती हैं। देखिए, इशू ये नहीं है कि कितने लोगों का ट्रायल होना है स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स में। स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि आप ट्रायल को एक्सपेडाइट करें, क्योंकि एक्सपेडिशियस ट्रायल डिटेरेंस क्रिएट करता है सोसाइटी में। डिटेरेंस आपको चाहिए अगर आपने हीनियस क्रिमिनल्स को के खिलाफ, अगर आप चाहते हैं कि हीनियस क्राइम्स आपके मुल्क में ना हो, अगर तो हीनियस क्रिमिनल्स को ये मालूम हो कि हमारे खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन है वो सालों साल लेगी और उसमें हमें कहीं बेल मिल जाएगी, तो फिर रिपीट होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाई जाती हैं कि आप ट्रायल को एक्सपेडाइट कर दें और एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दें। और देखिए, इंपॉर्टेंट बात एक और भी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स का जो चैप्टर है इसको इक्वेट नहीं करना चाहिए 9th में या पीटीआई या इमरान खान, क्योंकि देखेंगे एक फंडामेंटली एक इंडिफरेंट चैप्टर है। ये मिलिट्री कोर्ट्स का जो बुनियाद है वो ये है कि अगर कोई सिविलियन मिलिट्री के एम्बिट में फॉल कर जाता है और उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हमारे कानून में भी है, तो उसकी प्रोसिक्यूशन मिलिट्री कोर्ट्स में होनी चाहिए। वो चाहे नवाज शरीफ की पार्टी हो या वो इमरान खान की पार्टी हो, वो टीटीपी हो, वो बलोच रेबेल्स हो, जो मर्जी हो, अगर तो उस पैरामीटर में फॉल करता है, यू हैव टू प्रोसिक्यूट देम इन द मिलिट्री कोर्ट। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अर्लियर जजमेंट से ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये डिस्ट्रॉय हो गया था। आपने एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दी थी सिविलियंस को, और आपने बेसिकली प्रीमियम दे दिया था। अच्छा, दो चीजें ये भी कहा जा रहा है कि जी वो भी 5 जजेस थे, ये भी 5 जजेस ने फैसला किया कि मुसर्रत हिलाली साहिबा ने यानी इससे इख्तलाफ किया इस मेजॉरिटी फैसले से। तो इसमें तो कोई मसला नहीं कि 5 जज वो थे, 5 जज ये। एक तो ये चीज़, और दूसरा क्या ये जो फौजी ट्रायल होंगे इनकी अपील फिर हम देखेंगे उसी सिस्टम में आएगी जो हाई कोर्ट्स में आएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? देखिए, इसमें तो ये तो कोई इससे आई डोंट थिंक देयर इज एनी लीगल हर्डल कि ये जो बेंच था ये कॉम्पिटेंट नहीं था, क्योंकि ये 6 मेंबर बेंच था, तो ये 5 मेंबर बेंच से एक बिगर बेंच था, और जो बेंच का फैसला होता है वो इट हैज़ टू बी द मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन। जो इस केस के अंदर 5-1 से मेजॉरिटी डिसीजन आया, तो पहला तो लीगल हर्डल कोई नहीं है। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, देखिए मिलिट्री कोर्ट्स के एपिलेट प्रोसीजर्स हैं। मिलिट्री कोर्ट के पहला एपिलेट प्रोसीजर है मिलिट्री एपिलेट ट्रिब्यूनल, उसके अंदर भी आप अपील फाइल करते हैं। फिर हाई कोर्ट के अंदर आप रिट में कभी भी जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आप अपील फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट के फैसले की। तो एपिलेट
अपील के जितने भी रिकोर्सेज हैं वो सारे अवेलेबल हैं। और ठीक है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लगता है कि एपेलेट प्रोसीजर नहीं दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एक डायरेक्शन दे दे, एक कोई ऑब्जर्वेशन पास कर दे, कोई डायरेक्शन दे दे। आप मिलिट्री कोर्ट्स को फेयर ट्रायल बना सकते हैं अगर तो आपको लगता है कि वो ट्रायल फेयर नहीं है, लेकिन ये कह देना कि ये ट्रायल ही खत्म कर दिया जाए और सबको आप कचहरियों में लेके जाएंगे सारे दहशतगर्द हो या जो मर्जी हो, दैट इज नॉट एन इम्प्लीमेंटेबल जजमेंट। आप जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपको बारी बारी रिस्टोर करनी पड़ेगी, कभी रिव्यू के थ्रू, कभी इंट्रा कोर्ट अपील के थ्रू। तो अच्छा। पहले ही सुप्रीम कोर्ट को ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए जो है। बाद में इंप्लीमेंट ही ना कर पाए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक दिलचस्प बात ये भी इसमें अजीब सी है कि अब 1 महीना तो आगे चला गया सुप्रीम कोर्ट में ही, तो नीचे 7 महीने पहले हो चुके हैं, हो सकता है तब तक ट्रायल ही मुकम्मल हो जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला देगी। तो ये भी एक अजीब बात होगी कि उसके बाद फैसला आ रहा होगा कि ट्रायल ठीक थे नहीं थे, जब तक ट्रायल ही पता लगे मुकम्मल हो चुके हैं। अभी तो पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में कितना अरसा लगेगा आगे। जी आई थिंक उन्होंने अलाउ तो कर दिया है, दे हैव नॉट स्टॉप्ड इट। इसका मतलब है प्रोसेस चलेगा। हाँ जी। जिस तरह आई थिंक ये फाजल दोस्त बता रहे हैं, देयर इज अ सिस्टम। दूसरा ये देखें, ये पाकिस्तान आर्मी है ना आपकी या मिलिट्री है, ये भारत की तो है नहीं। अभी मैं सिर्फ मिसाल दूंगा यूएस की, जो स्टेट के जो गैरजन्स हैं मिलिट्री के, उनकी प्रोटेक्शन कैसे की जाती है। आप जाएं वहां पे एक संतरी खड़ा हो, जरा शाउट करके दिखाएं, देयर आर लॉज व्हिच कैन पुट यू फॉर अंडर बिहाइंड बार फॉर 5 years। इट इज बिकॉज उसमें जो मिलिट्री की स्पेशल प्रोटेक्शन इसलिए कि उसने स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, जिस तरह पुलिस की प्रोटेक्शन भी है। उसके अंदर इट्स बेसिकली फिजिकल सिक्योरिटी है पर्सनल की, सबवर्जन के अगेंस्ट है कि वहाँ पे कोई सबटाज है या बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह तो फ्री फॉर ऑल होगा ना। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ व्हाट हैपेंड 9 में, बट अदरवाइज से पहले भी होता रहा है। तो इसलिए आज से बेसिकली ये प्रोटेक्शन दी गई है लॉ में। और उसकी जिस तरह उन्होंने मेंशन किया कि मेनली व्हेन ईदर यू आर इनसाइड अ गैरजन या उसके प्रेमिसेस को करते हैं, या यू आर सब्जेक्ट टू मिलिट्री लॉ। जिस तरह सिविलियंस है पेड आउट ऑफ डिफेंस एस्टिमेट्स हैं, जिस तरह रिटायर्ड लोग हैं जो काम करते हैं, इसी तरीके से इंटेलिजेंस में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी में एक लार्ज परसेंटेज सिविलियन की है। ठीक। अच्छा, यह सब एक आपसे कि ये जो मैंने अर्ज किया कि सुप्रीम कोर्ट तो पता नहीं अब कितना वक्त ले जाए हतमी फैसला करने में, तो तब तक क्या होगा? ट्रायल तो चल जाएगा, मुकम्मल भी हो गया, तो अभी भी पॉसिबिलिटीज है अगर सुप्रीम कोर्ट फिर समझती है कि इसमें कोई लकूना या कोई मसला रह गया तो उसका क्या बनेगा? सुप्रीम कोर्ट को तो चाहिए फिर जल्द से जल्द या तो फैसला दे। अभी वो कह रहे हैं जी नोटिस के बगैर हम मुअत्तल नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल उन्होंने मुअत्तल कर दिया, अभी फिर दोनों पार्टीज को सुना जाएगा, फिर पता नहीं कितना अरसा लगे। जी बिल्कुल, आई एग्री, कंप्लीटली एग्री विद यू। सुप्रीम कोर्ट को फैसला जल्दी देना होगा, इसलिए क्योंकि देखिए 7 months ऑलरेडी लैप्स कर गए और 7 months में भी मिलिट्री कोर्ट ने अपना ट्रायल का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया हुआ होगा, उसमें एविडेंस भी गैदर हुई होगी, एक्यूज की स्टेटमेंट्स, विटनेसेस की स्टेटमेंट। तो ये बारी बारी हम साइकिल में नहीं जा सकते, क्योंकि अगेन आप साइकिल में घूमते रहेंगे और जो आपके एंटी स्टेट एक्टर्स हैं उनके लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। बहुत तो चाहेंगे कि आपकी बहुत सुप्रीम शुक्रिया कोर्ट ऐसे फैसले करे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ब्रिगेडियर साहब, एक ऐसा मामला जो पाकिस्तान काफ़ी अरसे से उठा रहा है कि भारत दीगर दुनिया में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है, दहशतगर्दी बाकायदा कराता है और स्टेट स्पॉन्सर्ड होती है। अब अमेरिका तक को ये पता लग गया। कनाडा में पहले हमने देखा कि वहाँ पर कैनेडियन शहरी को कत्ल करवाया गया, भारतीय एजेंसियों ने करवाया और उसमें इनके एजेंसी के लोग मुलव्वस थे, वो मामला उठाया गया। उसमें फिर अमेरिका को भी पता चला, बल्कि ये कहा गया कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने भी बताया था कनाडा को कि ये सारा मामला हुआ है, और फिर एक अमेरिकी शहरी को भी इसी तरह से कत्ल कराने की कोशिश की गई। अब हुआ यह है कि अमेरिकी सदर ने आना था भारत में, उनका क्वाड का इजलास हो रहा था, उसमें अब अमेरिकी सदर नहीं आ रहे। तो आपको लगता है कि अब ये दुनिया इस चीज़ को समझ रही है और भारत इससे अब बाज आ जाएगा कि जी अब तो बड़ी ताकतों तक बात पहुंच गई है, या ये कोई और हल निकालेगा और उससे बाज नहीं आएगा? जिसमें जो रिलेशनशिप है उसका भारत ने एक्चुअली नाजायज फायदा उठाया। बेसिकली ये बिकेम अ पैम्पर्ड किड ऑफ द वेस्ट इंडो पैसिफिक। लेकिन मुनाफकत है, एक तरफ इंडो पैसिफिक में, दूसरी तरफ ब्रिक्स में जो एंटी वेस्टर्न ब्लॉक है। सो उस लिहाज से एक तो ये था। दूसरा ये कि पाकिस्तान तो हाईलाइट करता रहा टेररिज्म का, कुलभूषण का केस, लेकिन हमारी उस तरीके से सुनवाई नहीं हो सकती। अभी जब वेस्ट की से दुम पे खुद पाँव आया है, जैसा निजर का आपने मेंशन किया, कनाडा में कत्ल है, या जो गुरपतवंत सिंह पन्नू के लिए अटेम्प्ट की गई यूएस में, इस तरह एक अवतार सिंह खंडा जिसको यूके में मारा गया, इसमें शशि सुनक साहब जो है खामोशी इख्तियार की। लेकिन अभी आई थिंक उनकी पब्लिक का भी प्रेशर है, दे कांट अलाउ देयर सिटीजन टू बी किल्ड बाय डेथ स्क्वाड सेंट बाय रॉ, और इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक्चुअली इन्वॉल्व है, एम्बेसी इन्वॉल्व है। तो दे हैव टू कम अप वेरी हैवी। और भारत प्रॉब्ली कहते हैं ना कि पंचिंग अबव योर वेट, या आप कह रहे औकात से बाहर आ जाना। दे थॉट के दे कैन गेट अवे विद, और जितना भी डिसेंटिंग वॉइसेस अंदर तो उन्होंने कर लिया तो बाहर भी करेंगे। आई थिंक देयर विल बी अ चेक और एक पुश बैक है। बाकी ये बड़ी जगहंसाई हुई बिकॉज क्वाड में ऑनेस्टली जो क्वाड के एक्चुअल मेंबर्स हैं बाकी वो समझते हैं कि भारत वैसे ही बहुत कमजोर लिंक है,
बिकॉज इनको चाइना ने फेंटा लद्दाख में, पाकिस्तान ने स्विफ्ट रिकॉर्ड कर दिया, तो कहते हैं मेरे टेररिस्ट काबिल ही नहीं है ये क्वाड में, इसको इसलिए एक ऑल्टरनेट भी बन रहा है। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट का ना जाना और स्नब करना, आई थिंक उनके यौम जमहूरियत भी, आई थिंक ये बहुत बड़ा पैगाम है भारत को कि दे हैव टू स्टार्ट बिहेविंग, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में सर्वाइव करना, ये बदमाशी के साथ आप नहीं कर सकते, यू हैव टू फॉलो सम इंटरनेशनल लॉज। ब्रिगेडियर साहब, लेकिन कनाडा के साथ तो उसने टिट फॉर टैट किया कि उन्होंने जनाब सफारतकार निकाल दिया, उन्होंने कहा जी आप भी जाएं, ये सारा मामला होता रहा, वो इन्वेस्टिगेशन का कह रहे हैं, भारत कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अपनी ऑडियंस को अब खुश तो कर लेगा भारत या बीजेपी और वोट के लिए कि देखें हम बड़े ताकतवर हैं, लेकिन इंटरनेशनली फिर इसको मसाइल का सामना होगा। अब फंस गया है भारत इसमें कि अगर वो जरा दिखाता है कि हाँ जी हम कुछ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उनकी अपनी ऑडियंस इस पे होगी कि जी हम तो कसूरवार थे। और अगर नहीं करते तो जाहिर है कि जिस तरह आपने बताया कि उन्होंने अपनी कौम को भी तो दिखाना है। अब कनाडा है तो उसकी जाहिर है भारत से ज़्यादा ही उसका अमेरिका के साथ ताल्लुक नज़र आता है, तो वो तो वहाँ पर पुश करेगा इंटरनेशनली। ये एग्जैक्टली आपने सही कहा कि डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए मोदी साहब का एक पर्सोना बनाया गया। अभी तो महापुरुष से आगे महात्मा तक चले गए। अभी जो नई आई थिंक 2024 इलेक्शन में आप देखेंगे तो उसमें पॉलिटिकल फायदा उठाया जाता है, और एट टाइम इट इज एब्सर्ड, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे भी हो रहा होता है, और सोशल मीडिया और इनका मीडिया तो आपने देखा गोदी मीडिया मशहूर है कि एक आप कह लें कि एक फेक सी पिक्चर उन्होंने भारत। लेकिन आई थिंक व्हाट हैपेंड टू देम आफ्टर G20 बड़ा शॉकर था कि एक तरफ G20 मोदी साहब हर एक जिलों में लेके सारी दुनिया को फिर रहे हैं, और आई थिंक विद इन 24 आवर्स इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने जाके UNGA में जाके डिस्क्लोज किया, पब्लिकली उठाया। सो देयर आर चेक्स, हर एक पावर के ऊपर आई थिंक देयर इज अ लेवल जहां तक आप जा सकते हैं, और औकात से बाहर आप नहीं जा सकते, और ना भी अमेरिका चाहेगा, ना ही अमेरिका चाहेगा कि ये अपनी औकात से बाहर जाए। तो आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ पुश बैक, एंड इंडिया हैज टू रियलाइज। पाकिस्तान जो केस इंटरनेशनल फोरम में हाईलाइट करता रहा, अभी उसको आई थिंक उसका एक तो कंफर्मेशन हो गई है, एंड इट इज नोन कि इनकी स्टेट जो टेररिज्म स्पॉन्सर करती है। सर ब्रिगेडियर साहब, लास्ट क्वेश्चन, खालिस्तान की जो तहरीक है उसको दबाने के लिए भारत लगता है कर रहा है कि बता सकता है कि जी जो भी उसके लिए काम कर रहा है वहाँ पर वो एक अपनी आज़ादी चाहते हैं। भारतीय की जो कहते हैं जी हमसे जो वादा किया गया था वो भी तक नहीं पूरा किया गया, इंडिजिनस है, और भी बहुत सी तरीके चल रही हैं, लेकिन ये उसको ख़त्म करने के लिए था कि जो उठता है उसको मार दो, उसको मार दो। अब उसके लिए मुश्किल हो जाएगा इसको दबाना, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में, सिर्फ कनाडा नहीं यूरोप में लोग अभी हक मांग रहे हैं। जी एग्जैक्टली, इसमें दो कौमों से तो बहुत खाइफ है, मुसलमानों से, ऑल्दो जो मेन स्ट्रीम मुस्लिम है, मेन स्ट्रीम इंडिया में उतना वोकल नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक दे आर राइजिंग। 25 करोड़ से जैसा कश्मीरी मुसलमान है ऑक्युपाइड कश्मीर में, लेकिन जो सिख हैं ये एम्पायर बिल्डर रहे हैं इस इलाके के। तो आपको याद होगा कि जो खालिस्तान की एक रियासत थी जो पेशावर तक थी पंजाब से लेकर, तो ये खौफ है कि बेसिकली ये एक इज्जत वाली कौम है, फाइटर्स है, और फार्मर प्रोटेस्ट ने उन्होंने 9 महीने कुर्बानियां दे के फिर रिवर्स कराया था मोदी साहब से। तो दे वुड ट्राई कि इसको इंटरनली एक्सटर्नली सप्रेस किया जाए, लेकिन जो डायस्पोरा आई थिंक बहुत एक्टिव है इंडियन पंजाब में, बहुत ज्यादा इस्तराब है इस बात पे किस तरीके से, बिकॉज ये गुरपतन पन्नू हो गया, इस तरह इनके कुछ फोकलोर में सिंगर्स हैं बड़े मशहूर हैं, उनको भी बैन किया गया। तो तरीके तो भी उठ रही हैं, और अभी अगर ऑक्युपाइड कश्मीर को देखें, खालिस्तान, दे आर आल्सो लुकिंग एट जो फलस्तीनियों ने इजराइल के साथ किया है। इंडियन नॉर्थ ईस्ट है, इंडियन साउथ जो है जो डुबिडा नाडू कहलाता है, वहाँ पे स्टेट्स में बड़ा इस्तराब है, देयर विल बी लॉट ऑफ पुश बैक फ्रॉम दीज 3 कॉर्नर्स। भारत को मुश्किलात पेश आएंगी मुस्तकबिल में। ठीक, यानी जो पाकिस्तान में जिसने दहशतगर्दी करवा रहा था उसने कहा कि जी वेस्ट इस पर कोई इतना आवाज़ नहीं उठाता, तो वहाँ भी करके दिखा दो। तो अब मुश्किल में भारत यकीनन फंस गया है। अब देखते हैं कि कब तक ये सारा मामला चलता है, क्योंकि कनाडा अपनी जगह पर अभी तक खड़ा है और बड़ा कदम उठाया है और बड़ा वाज़ेह पैगाम भारत को दिया है कि इस तरह नहीं हो सकता कि वहाँ से आप इंटेलिजेंस के लोगों के ज़रिए हमारे शहरी को कत्ल करवाएं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुछ ही देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।